नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में और मेवाड़ में भी हम पढ़ रहे हैं गोहिल वंश को। गोहिल वंश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमने कल तक रावल शाखा के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। रावल शाखा के बाद में हमने अध्ययन कर लिया है राणा कुंभा के बारे में, ठीक है ना। राणा कुंभा के बाद में अब हम अध्ययन कर रहे हैं जो मुख्य शासक आते हैं राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बाद में महाराणा विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद में बनवीर। बनवीर के साथ साथ में एक माँ कितना बलिदान दे सकती है, उस माँ के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिसे हम पन्नाध्याय के रूप में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं महाराणा सांगा को। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी बात से आपको ऐतराज भी है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। महाराणा सांगा, अगर शासनकाल की बात करें तो महाराणा सांगा का शासनकाल होता है 1509 से 1528। कहीं पे भी किसी भी एग्जाम के अंदर आज तक किसी भी शासक का शासनकाल नहीं पूछा गया है, तो इतना ज्यादा इस पे गौर करने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा सांगा के तीन भाई थे, मैं पहले आपको बता चुका कि तीन भाई कौन कौन से थे। एक था पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार, ठीक है। एक था जयमल, एक था अवरराज सिंह। इन तीनों के मध्य जो है वो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर राणा सांगा जो थे वो विजयी रहे, ठीक है ना। और 1509 के अंदर मेवाड़ के क्या बन गए? शासक बन गए। जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तो उन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की और कई उपाधियां उनको राइटर्स द्वारा, इतिहासकारों द्वारा दी गई। जैसे देखो, हिंदू पथ, सैनिक भग्नावेश। हिंदू पथ का मतलब क्या है? हिंदुओं को एक छाया के नीचे लाने वाला, हिंदुओं को एक वृक्ष के नीचे लाने वाला शासक क्या कहलाया? हिंदू पद कहलाया। सैनिक भग्नावेश, एक सैनिक का भग्नावेश, यानी सैनिक जो जगह जगह से कट फिट गया है, टूट फूट गया है, उसी को सैनिक भग्नावेश के रूप में जाना जाता है। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। सांगा के समकालीन दिल्ली के कई शासक हुआ करते थे, तो सांगा के समकालीन कौन कौन से शासक है दिल्ली के, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि जब सांगा मेवाड़ के शासक बने उस समय दिल्ली के शासक कौन कौन से थे। तो पहले ही पहले देखिए, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और फिर आया बाबर। सांगा के समकालीन मालवा के शासक कौन है? नसीरुद्दीन खिलजी और मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो ये सारे के सारे शासक है सांगा के समय में, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोट्स बनाते रहिए। जितने आप नोट्स बनाओगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये सारे के सारे नोट्स आपके काम आएंगे। आगे लेते हैं सांगा के बाद में, सांगा के आगे की जानकारी लेते हैं। देखो, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह सेकंड। सांगा के शासनकाल के प्रमुख युद्ध के बारे में देखते हैं कि सांगा के शासनकाल में प्रमुख युद्ध कौन कौन से। ये गुजरात के शासक है, ठीक है ना। सांगा के समकालीन दोनों ही। अब सांगा के शासनकाल में कुछ युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि इन युद्धों के बारे में सीधा सीधा प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो सांगा के शासनकाल में, सांगा के जब सांगा शासक बना तो मालवा के सुल्तान नसरुद्दीन शाह शासन कर रहा था, ठीक है ना। मालवा का एक सुल्तान था जिसका नाम था नसरुद्दीन शाह, वो शासन कर रहा था। 1511 नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद मोदिन राय की सहायता से मोहम्मद खिलजी सेकंड मालवा का शासक बन जाता है और मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मोदिन राय को वहां से भगा दिया। तो राणा की शरण में आ गया। कौन आ गया? मोदिन राय। किसकी शरण में आ गया? महाराणा सांगा की शरण में आ जाता है। अतः मालवा मेवाड़ के मध्य युद्ध हुआ, मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ तथा सांगा ने उसे बंदी बना लिया, ठीक है ना। किसने बंदी बनाया मोहम्मद खिलजी सेकंड को? महाराणा सांगा ने। ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष, नागौर पर प्रभाव स्थापित करने तथा मालवा को सहयोग करने आदि कारणों से राणा सांगा तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से सफलता किसी को भी नहीं मिली। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। ध्यान रखना है इस युद्ध के बारे में, 1511 के अंदर मोदिन राय की सहायता से मोहम्मद खिलजी द्वितीय शासक बन जाता है, पर जो मालवा के अमीर होते हैं, अमीर का मतलब क्या होता है? सामंत। मालवा के जो सामंत होते हैं वो मोदिन राय को भगा देते हैं, तो मोदिन राय राणा सांगा की शरण में आ जाता है। तो राणा सांगा
और मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा विजित होते हैं और मोहम्मद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लेते हैं। अब चलते हैं आगे की स्लाइड में। ठीक है, एक होता है खातोली का युद्ध। ये युद्ध कई बार पूछा गया है। खातोली, पहले ध्यान रखना, खातोली जगह कहां पर है? खातोली जगह है कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा के अंदर। युद्ध कब होता है? 1517 के अंदर। किन के मध्य होता है? तो दिल्ली का शासक कौन है उस समय? तो दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य होता है। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी वर्सेज महाराणा सांगा। तो ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। युद्ध में लोदी ने खुद ने भाग लिया था, युद्ध करने के लिए लोदी खुद आया था, फिर भी लोदी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। किससे? महाराणा सांगा से। फिर देखो बांडी या बाड़ी का युद्ध। बाड़ी जगह है, एक मैदान है एक, जो कि धौलपुर के अंदर है। ठीक है ना, 17 में करता है कौन सा युद्ध? खातोली का। 18 में करता है बाड़ी का युद्ध। खातोली कहां है? कोटा के अंदर। बाड़ी कहां है? धौलपुर के अंदर। तो सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरी बार इब्राहिम लोदी सेना लेके आ रहा है। इससे राणा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। लोदी की सेना का नेतृत्व मियां हुसैन और मियां माखन कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये दोनों ध्यान रखना। लोदी के सेनापति कौन थे? मियां हुसैन और मियां माखन। पहले जो युद्ध होता है खातोली का, उसमें इब्राहिम लोदी खुद लीड कर रहा है, इब्राहिम लोदी खुद आ रहा है। दूसरे युद्ध के अंदर कौन आ रहा है? सेनापति मियां हुसैन और मियां माखन। एक होता है गागरोन का युद्ध, झालावाड़ के अंदर। गागरोन का झालावाड़ के अंदर सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य होता है, मालवा के शासक के मध्य, और वो उनको पराजित करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सांगा फिर बाद में क्या करता है? देखो, गुजरात का शासक है मोहम्मद बेगड़ा, उसको भी क्या करता है? पराजित करता है। 1920 में सांगा ने गुजरात के बादशाह को भी पराजित किया। ठीक है ना, 1926 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ध्यान रखना, पानीपत, ये ध्यान रखना, बाबर पहली बार भारत आ रहा है, और किसके मध्य? इब्राहिम लोदी। कब हो रहा है? 1526 के अंदर। ठीक है, अब कई किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाबरनामा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बाबर ने, ये जो राणा सांगा था, इसी ने बाबर को बुलाया था, जबकि ये बात सत्य प्रमाणित नहीं होती है। और बाद में बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने उसके साथ विश्वासघात किया। बाबर के अनुसार क्या है? बाबर क्या कहता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सहयोग करने का किसने? राणा सांगा ने वादा किया था, लेकिन राणा सांगा ने कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं होती है। आगे देखिए, दोनों शासक शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध होना भी आवश्यक था। कौन कौन दोनों शासक? राणा सांगा और बाबर। ये दोनों के दोनों शक्तिशाली शासक थे। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? महाराणा सांगा। इधर से बाबर दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है और दिल्ली को जीत रहा है, तो इधर बाबर भी शक्तिशाली शासक है। तो दोनों शासक शक्तिशाली थे, दोनों के अंदर साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा थी, इसलिए दोनों के अंदर संघर्ष होना अनिवार्य था। बयाना के अंदर 16 फरवरी 1527 को, बयाना कहां है? भरतपुर के अंदर, बयाना के मैदान के अंदर राणा सांगा ने बाबर की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। एक बार तो इसने पराजित कर दिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, बयाना का युद्ध मैं आपको बता चुका हूं। 16 फरवरी 1527 भरतपुर के अंदर राणा सांगा ने बाबर की पूरी सेना को पराजित किया। ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर बाबर खुद मौजूद नहीं था। अब आगे बात करते हैं खानवा का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध, भारतीय इतिहास में बदलाव लाने वाला युद्ध जो है वो खानवा का युद्ध है। कैसे? देखिए, 17 मार्च 1527 खानवा नामक जगह पर बाबर सांगा कहां जा रहा है? खानवा जा रहा है। अपने मेवाड़ के अंदर नहीं लड़ रहा है, खानवा जा रहा है।
वहां पर बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है, वो दोनों खुद भी वहां उस युद्ध के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां युद्ध के अंदर उपस्थित होते हैं। बाबर ने तोप खाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है, ये ध्यान रखना। अब दोनों के अंदर युद्ध होता है, तो यहां पर राणा सांगा के हारने का कारण क्या है? पहला हारने का कारण है कि राजपूत जितने भी थे, राजपूत योद्धा थे, वह भारी हथियारों का प्रयोग करते थे। उनके पास जितने भी हथियार थे, चाहे तलवार हो चाहे भाला हो, वो बहुत भारी थे, तो उनको चलाने में भी समय लगता था। दूसरा, राजपूतों के पास उस समय तक तोपों की जानकारी नहीं थी, उनके पास तोपें नहीं थी, पर बाबर किनका प्रयोग कर रहा है? तोपों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। ये दो मेन कारण थे जिसके कारण ये युद्ध जो है वो राणा सांगा हार जाता है। बाबर की सेना भी कम थी, फिर भी युद्ध बाबर जीत जाता है। किस पद्धति से? तुलुगमा पद्धति, ठीक है ना। खानवा युद्ध से पूर्व की कुछ घटनाएं हैं। काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर को पराजय की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद शरीफ नाम का एक व्यक्ति था जो काबुल का ज्योतिषी था। उसने बाबर को कहा था कि तू राणा सांगा के साथ में युद्ध मत करना, अगर तूने राणा सांगा के साथ में युद्ध किया तो तुझे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। इसी कारण बाबर ने छोटी सेना भेजकर पहले एक बार युद्ध किया, और उस युद्ध में, कौन सा? बयाना का युद्ध, और इस युद्ध में बाबर पराजित हुआ। बाबर ने सेना के सामने जोशीला भाषण दिया। क्या कहा बाबर ने? युद्ध को, इस जो राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध था, उस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। किसने? बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाले तमाम चुनी करों को हटा दिया, ताकि मुस्लिम व्यापारी जितने भी थे वो बाबर के पक्ष में आ जाए। तो ये कुछ बातें थी, खानवा युद्ध से पूर्व की कुछ घटनाएं थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। बाबर ने जिस तोप खाने का प्रयोग किया था, जिन तोपों का प्रयोग किया था, हर तोप खाने को चलाने के लिए एक तोपची होता है, उस तोप खाने का प्रमुख होता है। तो बाबर के तोप खाने का अध्यक्ष कौन था? तोपची कह दो चाहे तोप खाने का अध्यक्ष कह दो, वो कौन था? मुस्तफा कलाम और उस्ताद अली, ये दोनों थे वो बाबर के तोप खाने के अध्यक्ष थे, या तोपची थे, या तोप खाने के प्रमुख थे। युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का प्रयोग किया था। पाती परवण एक शब्द आता है यहां पर, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था तो दूसरे राजाओं को एक पत्र लिखकर भेजता था। उस पत्र को कहा जाता था पाती परवण, यानी कि आप हमारा सहयोग कीजिए। तो इस पद्धति को वापस से जीवित करने वाला व्यक्ति कौन था? राणा सांगा था, ध्यान रखना। एक प्राचीन पद्धति जिसके अंतर्गत हिंदू शासकों को युद्ध में आमंत्रित किया जाता था। इस युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने इस प्रथा को पुनर्जीवित किया, यानी कि राणा सांगा ने सभी हिंदू शासकों को पाती परवण भेजा था, ठीक है ना। पाती परवण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई हिंदू राजा युद्ध करने के लिए जाता तो सभी हिंदू शासकों को एक पत्र लिखकर भेजता, कहता कि मेरा सहयोग करो। तो सारे हिंदू राजा वहां पर आते और अपनी सेनाओं के साथ आते और उस हिंदू राजा का सहयोग करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रथा का पहले लगभग से ये प्रथा जो है वो उन्मूल हो गई थी, यानी ये प्रथा बंद हो चुकी थी। इसको पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था राणा सांगा। उसने बाबर के विरुद्ध सारे के सारे हिंदू राजाओं को एक छत्र के नीचे लेके आया। इसी कारण उसको बाबर को हिंदू पति की उपाधि दी जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब खानवा का जो युद्ध हुआ उसके अंदर कौन कौन से हिंदू शासकों ने भाग लिया बाबर के खिलाफ में और राणा सांगा का सहयोग किया, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ध्यान रखना। बीकानेर रियासत थी, उसके राजा जैत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को युद्ध में भेजा सेना देकर, ठीक है ना। मारवाड़ के शासक राव गांगा थे, उन्होंने अपने पुत्र मालदेव, ये मालदेव ध्यान रखना मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। जोधपुर किला अगर किसी ने देखा है तो उस किले के चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है। उस दीवार का निर्माण करवाने वाला कौन है? मालदेव है। आगे देखना, ईडर से भारमल आए थे युद्ध करने के लिए, मेड़ता से विरमदेव आए थे युद्ध करने के लिए। मेड़ता वही है, कौन सा? मीराबाई वाला। ये मेड़ता मीराबाई वाला मेड़ता है, ठीक है ना। राणा सांगा का एक पुत्र था भोजराज, उसका विवाह जो है वो मीरा के साथ में हुआ था, ये ध्यान रखना। चंदेरी मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां से मोदिंदा आया था युद्ध करने के लिए। जगनेर अशोक परमार आया था, ये अशोक परमार वही है जिसने राणा सांगा की छतरी बनाई थी।
आमेर आमेर से पृथ्वी सिंह कछावा आया था, वागड़ से उदय सिंह आया था, गोगुंदा से झाला सज्जा, सादड़ी से झाला अज्जा, बूंदी से नारायण राव। सांगा के पक्ष में ये सारे के सारे हिंदू राजा थे जिन्होंने युद्ध के अंदर भाग लिया। कुछ मुस्लिम शासकों ने भी भाग लिया था सांगा के पक्ष से। मेवात से आया था हसन खां मेवाती और मोहम्मद लोदी आया था, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। ये भी युद्ध में सांगा के साथ था बाबर को हराने के लिए, क्योंकि बाबर ने पहले इब्राहिम लोदी से दिल्ली छीन ली थी। इस कारण इब्राहिम लोदी का छोटा भाई मोहम्मद लोदी भी सांगा का सहयोग कर रहा था बाबर के खिलाफ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब ध्यान रखना, बाबर की सेना का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था। तो बाबर का एक पुत्र था, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु के बाद में वैसे इसको भगोड़ा घोषित कर सकते हैं कि वो भागा ही है इधर उधर, परंतु इस युद्ध के अंदर, पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था बाबर का पुत्र हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा, दो, ठीक है ना। युद्ध में घायल सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। झाला अज्जा काठियावाड़ ने युद्ध में सांगा के युद्ध भूमि छोड़ने पर राज चिन्ह धारण किया। ध्यान रखना, ये झाला अज्जा बाद में महाराणा प्रताप का भी युद्ध चिन्ह धारण करेगा, एक झाला ही, ठीक है ना। तो ये झाला अज्जा नाम याद रखना, भूलना मत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पानीपत के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, तब राज चिन्ह, राणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था। तो धारण किया था झाला अज्जा ने, जो काठियावाड़ के थे, ठीक है ना। राव मालदेव घायल राणा सांगा को बसवा दौसा लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद यहां से सांगा को रणथंभौर ले जाया गया। फिर चंदेरी का युद्ध में भाग लेने के लिए राणा सांगा जा रहा था। चंदेरी के अंदर फिर युद्ध करने के लिए राणा सांगा जा रहा था। तब मेवाड़ी सरदारों ने, जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सामंत थे, उन्होंने एक जगह पड़ती है कालपी उत्तर प्रदेश के अंदर, इस स्थान पर राणा सांगा को विष दे दिया, जिसके कारण 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई और यहाँ पर इसका एक स्मारक और चबूतरा बनाया हुआ है। बाद में राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किया गया, जहां राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था इस छतरी का निर्माण जो है वो अशोक परमार द्वारा करवाया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। ये 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखना है। झाला अज्जा काठियावाड़, विष कहां दिया है, स्मारक कहां बना हुआ है, और 8 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है और उसका निर्माण किसने करवाया। ये 3-4 चीजें इस पेज से याद रखना। सांगा का एक पुत्र था भोजराज, अभी मैंने आपको बताया सांगा का एक पुत्र था भोजराज, जिसका विवाह किसके साथ हुआ है, मेड़ता के शासक थे रतन सिंह, उनकी पुत्री थी मीराबाई, उसके साथ हुआ है। सांगा के और भी अन्य पुत्र थे, एक था रतन सिंह सेकंड, एक था विक्रमादित्य और एक थे उदय सिंह। ध्यान रखना, ये विक्रमादित्य और उदय सिंह तो शासक बनते हैं, परंतु ये भोजराज था, ये युद्ध के अंदर घायल हो जाता है और उस घायल अवस्था के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आपको पता है मीराबाई के साथ विक्रमादित्य ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके बाद बनवीर ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मीराबाई जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़ देती है। बाबर ने राणा सांगा के बारे में क्या लिखा है, बाबर खुद लिखता है कि राणा सांगा ने अपने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया। कौन लिखता है, उसका प्रतिद्वंदी, उसका विरोधी कौन, बाबर खुद। कहां लिखता है, बाबरनामा के अंदर लिखता है कि राणा सांगा इतना देशभक्त था कि उसने अपने देश की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिए, फिर भी वो युद्ध करने के लिए, चंदेरी का युद्ध करने के लिए वापस तैयार होता है। परंतु सरदार कहते हैं कि अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम बाबर का सामना कर सके, तो सरदार खुद उसको विष दे देते हैं, किसको, राणा सांगा को। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव, 104 सरदार सदैव सांगा की सेना में उपस्थित रहते थे। कौन कहता है, कर्नल जेम्स टॉड। ध्यान रखना क्या कहता है, 7 उच्च कोटि के राजा, ठीक है, 9 राव, 104 सरदार एनी टाइम राणा सांगा की सेवा में उपस्थित रहते थे। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व सांगा का था कि सांगा की सेवा के अंदर खुद 7 कोटि के उच्च राजा रहते थे, 9 राव रहते थे और 104 सरदार जो है उस सांगा की सेवा के अंदर एनी टाइम प्रेजेंट रहते थे। हरविलास शारदा क्या लिखता है कि मेवाड़ के महाराणाओं में अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतापी शासक कोई हुआ है तो वो सबसे प्रतापी शासक कौन है, राणा सांगा है। राणा सांगा, ध्यान रखना, पानीपत युद्ध के बाद राणा सांगा को हिंदूपति का उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि उसने पाती परवण एक प्रथा के द्वारा
सारे हिंदू राजाओं को बाबर के खिलाफ युद्ध भूमि में एक छत्र के नीचे लाके खड़ा किया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो सांगा की मृत्यु के बाद में शासक बनता है कौन? रतन सिंह। थोड़े टाइम के लिए बनता है, ठीक है ना, 28 से 31 रतन सिंह शासक बनता है। ध्यान रखना कि बूंदी के सूरजमल थे, बूंदी के एक शासक थे सूरजमल, उनके साथ एक उत्सव के दौरान, उत्सव में कई बार उत्सव में क्या होता था कि उत्सव के दौरान कुछ बातों के ऊपर तलवारें निकल जाती थी और युद्ध चालू हो जाता था। उत्सव के दौरान ध्यान रखना, सूरजमल हाडा जो थे वो और रतन सिंह दोनों के बीच में कुछ ऐसा विवाद हो जाता है और अहेरिया उत्सव चल रहा था, उस दौरान युद्ध हो जाता है। दोनों के अंदर युद्ध करते हुए रतन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में अपने को इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। पुत्र की अगर बात करें, देखो राणा सांगा का पुत्र था और रानी धनबाई का पुत्र था, ठीक है ना। रानी धनबाई और राणा सांगा का पुत्र था कौन? रतन सिंह। फिर शासक बनता है कौन? विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य है जिसकी माता का नाम है कर्मावती, ठीक है ना। बहुत ही वीरांगना महिला हुई है, कई युद्ध किए हैं इसने, कई युद्धों में विजय भी प्राप्त की है। उसके अलावा आगे देखते हैं, विक्रमादित्य का शासनकाल 31 से 36 माना जाता है, 1531 से 1536। महाराणा सांगा की एक हाडी रानी थी जिसका नाम था कर्णावती, इसका पुत्र था कौन? विक्रमादित्य। और यही कर्णावती जो थी इसकी संरक्षिका भी थी। मतलब शासन तो, शासक कौन है? विक्रमादित्य है, परंतु शासन चला कौन रहा है? ध्यान रखना, कर्णावती खुद चला रही है। पुत्र को शासक बनाया और कर्णावती माता जो है वो खुद शासन चला रही है। ध्यान रखना, विक्रमादित्य के समय मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासक बहादुर शाह प्रथम ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। जानबूझ के ये आक्रमण किया, उसको पता था किसको? बहादुर शाह प्रथम को, कि विक्रमादित्य युद्ध करने के योग्य नहीं है, छोटा बालक है। फिर भी उसने 2 बार आक्रमण किया, कर्णावती ने बहुत उसका सामना किया है। देखो, एक किया 1533 के अंदर, एक किया 1534 में। 1534 के दूसरे आक्रमण से पूर्व कर्णावती ने हुमायूं को सहायता प्रदान करने हेतु राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं जो है वो समय पर सहायता नहीं दे पाया था। अतः बहादुर शाह लंबे घेरे के बाद 1535 में चित्तौड़ का पतन हो जाता है। इस समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है जिसमें जौहर का नेतृत्व कर्णावती तथा केसरिया का नेतृत्व, ध्यान रखना, रावत बाग सिंह करते हैं। शाखा में आपको कई बार बता चुका हूं, वापिस से सुन लीजिए। शाखा का अर्थ क्या होता है कि ये मान लीजिए एक किला है, किले के चारों तरफ शत्रु खड़े हैं और किले के अंदर जब रसद सामग्री खत्म हो जाती थी तब राजपूत जो है, राजपूत योद्धा जो है वो सारे के सारे केसरिया वस्त्र धारण करते और केसरिया साफा पहनते, तलवारें हाथ में लेते, तिलक करते और तिलक करने के बाद अपनी सेना के साथ में किले के फाटक खोल देते और फाटक खोल के किले के युद्ध भूमि में उतर जाते। उनका एकमात्र लक्ष्य होता था, उनको पता है विजय तो हमारी है नहीं, पर उनका एकमात्र लक्ष्य होता था कि दुश्मन सेना को जितनी हो सके उतनी हानि पहुंचाना। ये क्या होता था? इसको कहते हैं केसरिया। और अंदर जो महिलाएं थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए एक अग्निकुंड बनाकर उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर देती थी। इस चीज को कहा जाता था जौहर। जहां पर ध्यान रखना, केसरिया प्लस जौहर दोनों चीज हो रही है, तो उस दोनों चीजों को, जहां दोनों चीजें हो रही है उन दोनों चीजों को कहा जाता था शाखा, ठीक है। आगे देखते हैं, विक्रमादित्य ने मीराबाई को 2 बार मारने का असफल प्रयास किया। छोटा था पर मीराबाई से उसको ज्यादा लगाव नहीं था, तो 2 बार मारने का असफल प्रयास किया। उसके बाद में मीरा वृंदावन चली गई, वहां पर रविदास, ये रविदास वही है, ध्यान रखना, रैदास, जिसको हम रैदास, कवि रैदास मानते हैं, ये वही रविदास है। उनको अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। चमार जाति से रखते थे अपना संबंध, चमार जाति से ये संबंध रखते थे, ध्यान रखना। विक्रमादित्य की हत्या जो है वो 1536 के अंदर दासी पुत्र बनवीर कर देता है। कुंवर पृथ्वीराज का दासी थी एक पुतलदे। कुंवर पृथ्वीराज राणा सांगा का पुत्र था, राणा सांगा का भाई था कुंवर पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इसकी एक दासी थी जिसके साथ नाजायज संबंध थे, जिसका नाम था पुतलदे। उसका पुत्र था कौन? बनवीर। बनवीर के अंदर शासक बनने की बहुत लालसा थी। वो क्या करता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है 1536 में और खुद को शासक घोषित कर देता है। बनवीर ने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, परंतु उदय सिंह की एक धाय थी जिसका नाम था पन्ना धाय। उसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की। कीरत बारी
पत्तल उठाने वाला एक सहायक था जिसने पन्नाधाय की सहायता की, जिसका नाम था क्या, कीरत बारी। पत्तल उठाने वाला, किले के अंदर से कचरा उठाने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था कीरत बारी, उसने पन्नाधाय की सहायता की और उदय सिंह को सकुशल कुंभलगढ़ तक पहुंचाया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनवीर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ में एक महल का निर्माण करवाता है जिसको नवलखा महल करते हैं। और तुलजा भवानी, जो ध्यान रखना, ये तुलजा भवानी किसकी कुलदेवी मानी जाती है, मराठों की कुलदेवी मानी जाती है। उस तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी को इस तुलजा भवानी ने एक तलवार भेंट की थी, तुलजा तलवार, ध्यान रखना। राव मालदेव की सहायता से उदय सिंह वापिस बनवीर को मारकर चित्तौड़ प्राप्त कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। ये थी बनवीर के बारे में सामान्य जानकारी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं एक वीरांगना महिला के बारे में जानकारी लेते हैं जिसको अपन पन्नाधाय के रूप में जानते हैं। पन्नाधाय मेवाड़ इतिहास के अंदर जितना महाराणा सांगा महत्व रखता है, जितना काल भोज बप्पा रावल महत्व रखता है, जितना ध्यान रखना महाराणा कुंभा महत्व रखते हैं, उन सबसे ज्यादा भी अगर किसी मातृशक्ति ने बलिदान दिया है तो वो है पन्नाधाय, ठीक है ना। अपने पुत्र का बलिदान देकर इन्होंने अपने राजा की जान बचाई है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, राणा सांगा के पुत्र थे उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह की धाय मां थी, उदय सिंह का लालन पालन करने वाली थी, कौन थी, पन्नाधाय। ये खींची चौहान थी, राजपूत महिला थी। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाया इसने, इस कारण पन्ना को पन्नाधाय मां कहते थे, ठीक है ना। उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया। इसकी स्टोरियां आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की तो विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में ये नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के महलों की तरफ आता है। जब ये उदय सिंह के महलों की तरफ आता है तो एक पत्थर उठाने वाला किरत, उसने पन्नाधाय को पहले ही सूचना कर दी कि बनवीर इस तरफ आ रहा है, उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल है, वो नशे में है और वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो पन्ना क्या करती है, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है और उदय सिंह को उस पत्तल की टोकरी में डाल के किले से बाहर भेज देती है। जब बनवीर किले के अंदर आता है, जब बनवीर उदय सिंह के महलों की तरफ आता है और पन्ना को आते ही पूछता है, पन्ना बता उदय सिंह कहाँ है। तो पन्ना अपनी आंखें बंद करके अपनी छाती को, कहते हैं ना मारवाड़ी के अंदर, काठी करके छाती को एकदम टाइट करके और बता देती है, अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा कर देती है कि वो रहा उदय सिंह। और बनवीर निर्दयता पूर्वक, ये चित्र आप देख सकते हैं कैसे पन्ना यहाँ पे खड़ी है, बनवीर निर्दयता पूर्वक उस छोटे से पुत्र की, किसके, पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या कर देता है और मन में सोचता है कि मैंने उदय सिंह को मार दिया। फिर पन्ना क्या करती है, अपने विश्वास पात्र सेवकों के साथ उदय सिंह को लेकर कई मुश्किलों का सामना करती हुई कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचती है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का किलेदार जो था वो था आशा देपुरा। इस आशा देपुरा को पन्ना बहुत मनाती है। मनाने के बाद में आशा देपुरा जो है वो राणा उदय सिंह का लालन पालन करता है और 15 वर्ष की आयु में उदय सिंह को मेवाड़ के उमराव, कहीं उमराव शब्द मिलेगा, कहीं सामंत शब्द मिलेगा, कहीं क्या और शब्द मिलेगा, ध्यान रखना। अगर उमराव शब्द कहीं आता है तो इसका अर्थ भी यही है, सामंत, या इसको कहते हैं सरदार, ठीक है। तो जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के उमराव थे, 1536 के अंदर उदय सिंह को महाराणा घोषित कर देते हैं और मालदेव की सहायता से, ध्यान रखना, मालदेव कौन सा, जोधपुर का मालदेव, राव मालदेव, राव गंगा का पुत्र, उसकी सहायता से जो है उदय सिंह जो है वह वापिस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। तो आज हमने जिन जिन के बारे में जानकारी ली, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, वापिस से एक बार देखते हैं। आज हमने ध्यान रखना, मेवाड़ इतिहास के अंदर गुहिल वंश को पढ़ा है और गुहिल वंश के अंदर प्रमुख शासक राणा सांगा, इतिहास के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक है, ध्यान रखना। राणा विक्रमादित्य, बनवीर और पन्नाधाय जैसी वीरांगना महिला के बारे में आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। अगर आपको इससे कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे फेसबुक पे प्रश्न पूछ सकते हैं, यूट्यूब कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट है owenthoughts_study_point2402, इस पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं।
चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।